नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनमिंदर सिंह सलूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं एमए इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। वहां पर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा। आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप सेकंड सेमेस्टर से अब थर्ड सेमेस्टर में यानी फाइनल ईयर में आ गए हैं। यहाँ हम फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नाम का एक पेपर पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ किस तरह से इसका यूज़ होता है, उसका ज्ञान लेंगे, उसे समझने की उन बारीकियों को समझेंगे कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होता है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, क्या होता है ईयू, क्या होता है नाफ्टा। ये सारी चीज़ें आप इस फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पेपर में पढ़ेंगे। आज हम फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इस पेपर की पहली यूनिट, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का शब्द बहुत बार सुना होगा। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, डेफिसिट, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में, फायदे में है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, क्या होता है ये भुगतान संतुलन? आपको याद करा दूं, यही वो भुगतान संतुलन नाम की चीज है जिसके कारण 1991 के आर्थिक रिफॉर्म्स हुए थे, जहां पर आप ये भी याद कराना बहुत ज़रूरी है कि 1989 में इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हमें 40 टन सोना बैंक ऑफ लंदन में गिरवी भी रखना पड़ा था। क्या है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके लिए कि हमारी पूरी इकोनॉमी ने 1991 में एक यू टर्न लिया? दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बाहरी हिस्से को बताता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है कि एक देश दुनिया के बाकी देशों के साथ में जो व्यापार कर रहा है, जो भी आदान प्रदान हो रहा है सर्विसेज का, गुड्स का, पूंजी का, वो किस तरह से हो रहा है, उसका किस देश के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, जो कि आगे कहीं ना कहीं उसकी करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने की कोशिश करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज़ द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट अ कंट्री हैज़ विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। मैंने क्या कहा, फिर से दोहराता हूं, इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी एक ये व्यवस्थित रिकॉर्ड है किसका? उन सभी ट्रांजैक्शंस का, उन सभी लेन देन का, जो कि एक देश दुनिया के बाकी देशों के साथ एक गिवन फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में करता है। आपको पता होगा भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी अगर हम भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो भारत दुनिया के बाकी देशों के साथ में 1 अप्रैल से लेके अगले कैलेंडर ईयर के 31 मार्च तक जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करता है, चाहे वो सामान का आना जाना हो, चाहे वो पूंजी का आना जाना हो, वो सारी चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जिसमें देश पूरा व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्डिंग करता है कि कौन सी आइटम देश में आई, कौन सी आइटम देश से गई, कितनी वैल्यू की आई, कितनी वैल्यू की गई, किस हेड में आई, किस हेड में गई। और इसका जो रिकॉर्डिंग होता है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग पढ़ा हो, कभी समझा हो, तो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होता है। यानी हम इसमें डेबिट क्रेडिट के रूप में एंट्रीज करते हैं। जो आइटम हमारे देश में फॉरेन करेंसी लाए उसे हम रिसिप्ट यानी क्रेडिट में डालेंगे। जो आइटम हमारे देश से फॉरेन करेंसी ले जाए उसे हम डेबिट
या पेमेंट्स में डालते हैं। आपके सामने एक स्लाइड के थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हम ये देखते हैं कि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखता कैसा है। आरबीआई बुलेटिन सितंबर 11, 2020 का एक ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ कि देखिए कैसा दिखता है भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैसे आरबीआई इसकी रिकॉर्डिंग करता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ताकि कल को जब आप प्रैक्टिकली किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके अर्थशास्त्र की दुनिया में कुछ भी काम करते हैं तो आपको समझने में आसानी रहे कि कैसी दिखती है ये देश की बैलेंस शीट, जहां पर कि उसका रिसीट, उसका पेमेंट्स बिल्कुल इक्वल होता है। कौन सी आइटम कहां लिखी जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे डॉलर्स में भी दिखाता है और करोड़ रुपीस में भी दिखाता है। आपके सामने जो स्लाइड पेश की गई उसमें हमने एक छोटी सी कोशिश करी आपको रिजर्व बैंक ने किस तरह से डॉलर डिनोमिनेटेड सारी आइटम्स को शो करा है वो समझाने की। अब जो रिजर्व बैंक ने रिकॉर्डिंग करी है वो दरअसल किस आधार पे करी है, कैसा है स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ पेमेंट का, किस तरह से हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं, कितने सब अकाउंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यदि ये देश की बैलेंस शीट है तो ये बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे तैयार की जाती है, कितने सब अकाउंट्स होते हैं इसमें, कौन से अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है, कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट में आएगी कि डेबिट में आएगी। क्रेडिट में आएगी तो क्या मीनिंग है, डेबिट में जाएगी तो क्या मीनिंग है। तो यदि हम एक जर्नल ग्लिम्स अगली स्लाइड में देखने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के को हमने दो साइड्स में रखा है, एक रिसीट साइड, एक पेमेंट साइड, यानी क्रेडिट डेबिट। दरअसल इसमें एंट्री बिल्कुल कैश बुक की तरह होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके देश में फॉरेन करेंसी लाए, यहां मैं फॉरेन करेंसी को आसान भाषा में आपके लिए डॉलर के रूप में यूज कर देता हूं। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे देश के लोग, संस्थाएं, कंपनियां, सरकार करती है, जो हमारे देश में डॉलर को लाता है, उन सबको हम रिसीट साइड में लिखेंगे। आप स्लाइड में इसे समझने की कोशिश करें कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के को तीन हिस्सों में डिवाइड करा। इसके तीन सब अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप देखिए हमने क्रेडिट साइड में उन आइटम्स के बारे में लिखा है जो इस देश के अंदर डॉलर ला रहे हैं। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने शो किया गया है। आप देखिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आप कोई भी सामान का निर्यात करेंगे, कोई भी सामान बाहर भेजेंगे तो डॉलर आपके देश में आएगा। उसकी एंट्री कहां करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के विजिबल अकाउंट में करेंगे, मर्केंडाइज अकाउंट में। ये मर्केंडाइज अकाउंट क्या होता है मैं इसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कैसी दिखती है ये बैलेंस शीट देश की। तो जैसे कि आपने देखा करंट अकाउंट में हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को तवज्जो दी, फिर हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को भी क्रेडिट में लिखा, क्योंकि हम सामान के साथ में सेवाएं भी तो निर्यात कर रहे हैं, तो उससे भी डॉलर हमारे देश में आता है, उसे हमने क्रेडिट में लिखा। हमारे देश में कोई ट्रांसफर रिसीट आए, ट्रांसफर रिसीट यानी यूनिलैटरल रिसीट। यूनिलैटरल मतलब क्या हो गया, यूनि यानी एक तरफा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि बाहर से पैसा हमारे देश में आ रहा है करंट अकाउंट में, ये कैपिटल नहीं है, ये रिकरिंग मनी है, यानी हर साल आने वाला पैसा। तो यदि कोई बाहर से पैसा हमारे देश में भेजता है, जैसे आपको पता होगा केरल के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, वो अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, तो जो पैसा केरल के लोग जो दुबई या दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में काम कर रहे हैं वो यहाँ भेजते हैं, वो यूनिलैटरल रिसीट है, एक तरफा रिसीट। परिवार उसके बदले कुछ उन्हें दे नहीं रहा है,
वो परिवार को पैसा दे रहे हैं। आपके कोई रिश्तेदार आपको यूएसए से पैसा भेजते हैं, वो यूनिलैटरल रिसीट में आ रहा है। इसी तरह से हम डेबिट साइड को समझें तो डेबिट साइड में करंट अकाउंट में हमने क्या करा है? करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स को डाला। आप सामान देश में ला रहे हो, लेकिन जब सामान किसी देश से खरीदोगे तो पैसा बाहर जाएगा। कौन सा पैसा? रुपी नहीं। हर कोई आपसे डॉलर मांगता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो जब डॉलर आपके देश से बाहर जाएगा, आप सामान लोगे, डॉलर बाहर जाएगा। करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, पेमेंट साइड में आप उसे लिखेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, रिलायंस ने किसी बड़ी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सर्विस ली कि भाई मुझे कंपनी खरीदनी है, मुझे किसी फर्म में इन्वेस्ट करना है, आप मुझे बताओ कैसे लूं। वो सोचता है मैं जियो का आईपीओ लाऊंगा, तो उसने कुछ मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करे, किसी बाहर की फर्म को बोला भाई आप मुझे पूरा प्लान बना के दो, तो ये उसने सर्विस हायर करी, बदले में डॉलर दिया, डॉलर हमारे देश से गया, सर्विस देश में आई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसी तरह से आप यूएस पढ़ने गए, आपके परिवार ने पढ़ाई के लिए आपको पैसा भेजा, ट्रांसफर पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट। हमने ट्रांसफर रिसीट में क्या समझा था? यूनिलैटरल रिसीट, पैसा देश में आ रहा है पर देश से कुछ जा नहीं रहा, ट्रांसफर रिसीट। जब पैसा देश से जा रहा है पर बदले में कोई चीज देश में नहीं आ रही, ट्रांसफर पेमेंट। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, जब भी समझें डॉलर देश में आएगा उसे क्रेडिट में लिखना है, जब भी डॉलर देश से जाएगा उसे डेबिट में लिखना है। अब मैटर ये करता है कि डॉलर किस हेड में जा रहा है। अभी जो हमने एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स लिया, इसके बाद करंट अकाउंट को और इन डेप्थ हम समझेंगे आगे चलकर। डॉलर अगर रिकरिंग नेचर की आइटम्स में, यानी हर साल होने वाली, हमेशा वो आइटम कंटिन्यूटी में अगर हो रही है, उस आइटम के रिस्पेक्ट में देश से आ रहा है या जा रहा है, जैसे आयात निर्यात हम हमेशा करते रहते हैं, वो एक बार होने वाली चीज नहीं है, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। फिर आप उसी स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड सब अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट, यानी वो खाता जिसमें हम पूंजी के आवक जावक की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल इंडिया में लाएगा, क्रेडिट में डाल दीजिए, करंट के नहीं, कैपिटल अकाउंट के। आप देख सकते हैं जब भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा आएगा, कोई बाहर वाला लाता है, जैसे वोडाफोन ने आइडिया में पैसा डाला तो बाहर से पैसा देश में आया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंट्री, वो क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन एयरटेल ने एमटीएन को खरीदा था, साउथ अफ्रीका की कंपनी, तो यहां इन्वेस्टमेंट देश से बाहर गया था, इसे हमने कहां डाला? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाला। अब आप देखिए कि अगर हम, या कोई भी कंपनी, कोई सरकार या कंपनी अगर बाहर के देशों से पैसा बोरो करती है, तो डॉलर देश में आ रहा है, डॉलर देश में आ रहा है तो उसे क्रेडिट में डालेंगे। अगर हम किसी को पैसा उधार देते हैं, कोई कंपनी उधार देती है, डॉलर देश से जा रहा है, उसे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ये एक छोटा सा ग्लिम्स है, इसके बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं जो हम डिटेल आगे चलकर अभी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट के सब कैटेगरीज में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से हेड में पैसा आता और जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट हमने लिखा है। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि जिससे मॉनेटरी अथॉरिटी डील करती है। हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये अकाउंट वो है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील करती है। क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस लाना जरूरी है, ये एक बैलेंस शीट है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये बैलेंस शीट है तो बैलेंस कैसे होगी, या इसको ये अपने आप बैलेंस में कैसे आएगा? तो देखिए, कभी भी अपने आप बैलेंस नहीं आता, क्योंकि व्यापार या पूंजी का आना जाना कोई
किताबों में लिखी डेफिनेशन या किताबों में लिखी लाइंस की तरह नहीं है कि इतना ही जाएगा और इतना ही आएगा कि ये अपने आप बैलेंस हो जाए। ये हम लोगों के व्यवहार, आर्थिक व्यवहार पे डिपेंड करता है। कभी ज़्यादा आता है डॉलर, कभी कम आता है डॉलर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस चलते रहते हैं। उस डिफरेंस को आरबीआई ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करता है। आप इसको बहुत सिंपल समझें कि अगर हमारे देश से डॉलर ज़्यादा गया, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, डेबिट्स ज़्यादा हुए, क्रेडिट कम आया, डॉलर कम आया, डॉलर ज़्यादा गया, तो बीच का डॉलर कहाँ से आएगा? हम उसे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से उठा के डालेंगे। तो ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट में आएगा डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और अगर हमारे देश में डॉलर ज़्यादा आता है, बनस्पत के डॉलर ट्रांजैक्शन जो उसे बाहर भेज रहे हैं उनके, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। जैसा कि अभी कई महीनों से, कई हफ्तों से दिख भी रहा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 545 बिलियन डॉलर तक चला गया। फिर भी कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कुछ रह जाता है डिफरेंस, तो वो एरर एंड ओमिशन के थ्रू, यानी वो ट्रांजैक्शन जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसके थ्रू इसे एडजस्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। सबसे पहले अगली साइड में आप देखिएगा हमने करंट अकाउंट की बात करी है। करंट अकाउंट, जिसका अभी मैंने आपको ग्लिम्स दिया था कि रिकरिंग आइटम्स की जो एंट्रीज होती हैं वो करंट अकाउंट में आती हैं। अब करंट अकाउंट के दरअसल दो सब अकाउंट्स होते हैं, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट यानी वो अकाउंट जिसमें हम वो एंट्रीज, वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो हमें दिखती हैं चीजें, यानी सामान का आयात और निर्यात, मर्केंडाइज अकाउंट विजिबल अकाउंट में आएगा। सामान, कोई भी सामान जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यदि वो सामान हमारे देश से में आया या गया, जैसे कि कोई कंप्यूटर हमारे देश में आया या कोई मोबाइल फ़ोन हमारे देश से गया, तो ये सामान हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सोना, तेल, ये वो चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये विजिबल अकाउंट में आएगा। अब विजिबल अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है उसको ही सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी मर्केंडाइज की एंट्री विजिबल अकाउंट में आ रही है। अगर आपने अपने देश से कोई सामान बाहर भेजा है, बदले में डॉलर आया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो मर्केंडाइज अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपके देश में तेल आया, गोल्ड आया, आपके देश में कोई और सामान आप ला रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ला रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में सर्विस टाइप टेक्नोलॉजी नहीं, यदि कोई मशीन आ रही है तो जिसे आप देख सकते हैं, तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में, डेबिट में रिकॉर्ड होगा। अब आप उस स्लाइड में देखिए जो हमने करंट अकाउंट की बनाई है विजिबल अकाउंट में, मर्केंडाइज में। मर्केंडाइज जिसे कि आरबीआई करंट अकाउंट के फर्स्ट उसमें 1.1 में रिकॉर्ड करता है। आप देखिए क्रेडिट में हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा है, डेबिट में हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा है। विद्यार्थियों ध्यान से देखो, हमारे देश में, ये आरबीआई का लेटेस्ट डेटा के साथ जो आपको 11 सितंबर 2020 के आरबीआई बुलेटिन से मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट है, सालाना एक्सपोर्ट जो हमारा आरबीआई बता रहा है, हमारा एक्सपोर्ट आरबीआई बता रहा है कि भाई ये एक्सपोर्ट हमारा 76 बिलियन डॉलर हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जनवरी टू जून के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ आप देखिए कि हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, यानी हमारा जो नेट अमाउंट है वो माइनस में है। माइनस में होने का क्या मतलब हुआ, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, हमारे देश में ट्रेड डेफिसिट है। अब आप एक नया कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ऐसे बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाएं, लेकिन क्या हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो सकते हैं? उसका जवाब है नहीं,
क्योंकि कभी देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, कभी देश में ज़्यादा इंपोर्ट आता है। हमारे देश में हमें हमेशा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब भी आयात वस्तुओं का निर्यात से ज़्यादा होता है तो उसका नेट इफेक्ट होता है ट्रेड डेफिसिट, जिसे हम माइनस में लिख रहे हैं। यदि आपका निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, देन यू विल हैव सरप्लस इन योर ट्रेड अकाउंट। तो हम उतनी क्रॉस एंट्री, क्रॉस ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट में कर देते हैं। यदि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हम ट्रेड डेफिसिट को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के नीचे लिख के दोनों अकाउंट्स को बराबर कर देंगे, तो यह हमारा ट्रेड बैलेंस हो गया। यदि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम है, तो हम ट्रेड सरप्लस को इंपोर्ट ऑफ गुड्स के नीचे लिख देंगे और दोनों अकाउंट्स को बराबर कर देंगे। ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करता है कि व्यापार संतुलन कितना है। और व्यापार संतुलन अगर हम हमारे देश के लिए बात करें तो दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही हमारा व्यापार संतुलन जो है वो डेफिसिट में ही रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आयात करना ज़रूरी है। जैसे सबसे बड़ी आइटम जो आयात में आती है वो है क्रूड ऑयल। फिर हमारे देश में लोग सोने के बहुत शौकीन हैं, गोल्ड। तो हमारे देश में गोल्ड बहुत इंपोर्ट होता है। किसी ज़माने में हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर होते थे, अब चाइना हमसे आगे है, हम दूसरे नंबर पर आते हैं। हमारे देश में लोग आमजन गोल्ड बहुत खरीदते हैं। तो हमारा आयात हमारे निर्यात से वस्तुओं में हमेशा ज़्यादा रहा है। हम बात करते हैं अब इनविजिबल अकाउंट की। इनविजिबल अकाउंट जो कि आप देख सकते हैं 1.2 में आरबीआई बुलेटिन में आरबीआई ने जिसे डीमार्क करा है। इनविजिबल अकाउंट में आरबीआई सर्विसेज को, ट्रांसफर पेमेंट्स को और इनकम को ले रहा है। किस तरह से ले रहा है? आरबीआई ये कहता है कि भाई यदि हमारे देश में जैसे वस्तुओं का निर्यात हो रहा था या आयात हो रहा था, यदि ऐसे ही सेवाओं का निर्यात होता है तो उसे इनविजिबल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दीजिए। अगर सेवाओं का आयात होता है तो उसे इनविजिबल अकाउंट के डेबिट में डाल दीजिए, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट आपको इनविजिबल अकाउंट का बैलेंस दिखा देगा। मोटा मोटा देखिए, इनविजिबल अकाउंट में देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है। इनविजिबल अकाउंट में जो रिसीट्स हैं वो पेमेंट से ज़्यादा हैं। और इसी का नेट रिजल्ट देखिए, जो सबसे पहले आप रो में देख सकते हैं इसी के, कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है। दोस्तों, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में है, लेकिन करंट अकाउंट जो कि जिसका कि ट्रेड डेफिसिट एक हिस्सा है, वो करंट अकाउंट सरप्लस में है। करंट अकाउंट को सरप्लस में कौन ला रहा है? करंट अकाउंट को सरप्लस में ये इनविजिबल आइटम्स ला रही हैं। कौन कौन सी सेवाएं हैं जो हम देश में इंपोर्ट भी करते हैं और देश में एक्सपोर्ट भी करते हैं? आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड एनीवेयर एल्स, ये GNIE, मिसलीनियस सर्विसेज। मिसलीनियस सर्विसेज में हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई, हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ गई। जिस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वो सर्विसेज जिसमें हमारा देश सबसे ज़्यादा अग्रणी है। ध्यान रखिए दोस्तों, 1999 तक 2000 तक हमारा करंट अकाउंट भी डेफिसिट में ही चलता था, लेकिन हमारी IT सर्विसेज, हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज ने हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हमारे करंट अकाउंट में ऐसा टर्न अराउंड लाया कि हमारा करंट अकाउंट भले ट्रेड डेफिसिट हो लेकिन उसके बावजूद भी सरप्लस में आ गया। और उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो हमारे देश में IT इनेबल्ड सर्विसेज को जाता रहा है। इसके बाद आप इसी स्लाइड में आगे देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कि हम इनविजिबल में डाल रहे हैं।
पहला हिस्सा तो सर्विसेज का था, दूसरा ट्रांसफर्स का और तीसरा इनकम का। ट्रांसफर्स में जैसे मैंने बात करी थी कि ऑफिशियल ट्रांसफर और प्राइवेट ट्रांसफर भी आ गए। हमने जो पिछले एग्जाम्पल में देखा, केरल के रहने वाले व्यक्ति ने दुबई से पैसा भेजा, प्राइवेट ट्रांसफर। लेकिन यदि कोई सरकारी एजेंसी या सरकार यूनिलैटरल ट्रांसफर हमारे देश में करती है तो वो ऑफिशियल ट्रांसफर है। और इसी तरह से यदि हमारे देश की सरकार या कोई सरकारी एजेंसी देश के बाहर किसी को पैसा भेजती है यूनिलैटरल, यानी बदले में कुछ नहीं लेती, तो वो ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ मनी है, जो कि हम पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से हमारे देश में जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, वो यहाँ पे जो भी मुनाफा कमाती हैं, जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, जो बाहर के एम्प्लॉयज यहाँ के काम कर रहे हैं, जो उन्हें सैलरी दी जाती हैं, जब वो इस पैसे को देश के बाहर ले जाते हैं तो वो पेमेंट में आता है। हमारी कंपनियां जो बाहर काम कर रही हैं, यदि वो अपनी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या वहाँ के जो देश के लोग काम कर रहे हैं वो सैलरीड इनकम या कंपनसेशन देश में लाते हैं, तो वो हमारी रिसीट इनकम में आता है, जो कि हमारे इनविजिबल की तीसरी कैटेगरी है। तो दोस्तों ये बात हुई कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। आज अगर हम समझने की कोशिश करें, हमने क्या क्या समझा। हमने सबसे पहले ये समझने की कोशिश करी कि भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन के कितने हिस्से होते हैं, कितने सब अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, और उसके बाद उसे बैलेंस करने के लिए एरर एंड ओमिशन। आज हमने ये समझने की कोशिश करी कि भुगतान संतुलन का ये करंट अकाउंट क्या है, इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आती है, क्या होता है ट्रेड डेफिसिट, क्या होता है ट्रेड सरप्लस, क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, मर्केंडाइज अकाउंट क्या है, इनविजिबल अकाउंट क्या है, और कैसे हमारे देश में ट्रेड डेफिसिट होने के बावजूद भी हमारे देश का करंट अकाउंट सरप्लस में है। तो दोस्तों आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्या होता है कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, कैसे ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट एरर ओमिशंस के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरी एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट्स होते हैं, और कैसे ये देश की बैलेंस शीट अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, थैंक्स अ लॉट। ठीक, थैंक यू।